हमने इस चैनल पर बहुत सारे डीसी और सुपरमैन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात किया था, बट एक सुपरमैन मुझसे रह गया था और वो था ब्रैंडन रूथ का सुपरमैन। बट थैंक्स टू आवर सब्सक्राइबर्स जो भाई प्लीज आप अपना नाम मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। एनीवे, इन्होंने मुझे सजेस्ट किया सुपरमैन रिटर्न्स मूवी पर वीडियो बनाने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम ही सही, बट इस सुपरमैन की भी बिहाइंड द सीन बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। जैसे कि ओरिजिनली सुपरमैन के रोल के लिए विल स्मिथ ने मना क्यों किया था, कैसे मिला था ब्रैंडन रूथ को सुपरमैन का रोल, इस मूवी की ओरिजिनल ओपनिंग कैसी होने वाली थी और इसकी आगे की सीक्वल आखिर बनी क्यों नहीं। अगर आप इस मूवी के फैन थे तो आप ये सब जरूर जानना चाहते होंगे, तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फर्स्ट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस मूवी को क्रिएट करने का आइडिया डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर और प्रोड्यूसर ब्रायन सिंगर को आया था और उन्होंने ये आइडिया 2003 में एक्स-मैन मूवी के सीक्वल X2 पर काम करने के दौरान पिच किया था, जहां पर X2 मूवी के प्रोड्यूसर थे लॉरेन शूलर डॉनर, जो बेसिकली ओरिजिनल सुपरमैन मूवी के डायरेक्टर रिचर्ड डॉनर की वाइफ थी और उन्हें एक्चुअली ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया था। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ वार्नर ब्रोस सुपरमैन फ्लाई बाय नाम की मूवी पर साल 2004 में काम करना शुरू कर चुका था, जो इवेंचुअली जे एब्राहम्स को द्वारा डायरेक्ट होने वाली थी, बट ये मूवी कभी बनी ही नहीं, जिसके चलते जून 2004 में वार्नर ब्रोस ने इस मूवी को ग्रीन लिट कर दिया। अब जैसा कि इस मूवी को रिचर्ड डॉनर के सुपरमैन के सीक्वल की तरह ही कंसीडर किया जाता है, बहुत हद तक ब्रैंडन रूथ को कास्ट करने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि वो सुपरमैन जैसे दिखते हैं। बट क्या आपको मालूम है कि ओरिजिनल सुपरमैन मूवीज के प्लान के हिसाब से यहाँ पर सुपरमैन के लिए एक बहुत ही यूनिक कास्टिंग होने वाली थी, जहाँ पर एक वक्त पर विल स्मिथ को सुपरमैन मूवी के लिए एज क्लार्क कैंट सुपरमैन के लिए अप्रोच किया गया था। लेकिन यहाँ पर विल स्मिथ ये बात क्लेम करते हैं कि उन्होंने इस रोल को इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि इस रोल को कोई व्हाइट एक्टर ही प्ले करना चाहिए। एक्चुअली इस रोल के लिए बहुत सारे व्हाइट एक्टर्स को कंसीडर किया गया था, जैसे कि डैनियल कडमोर, ग्लेन हावर्टन, सैम ह्यूहन और तो और क्रिस प्रैट ने भी इस रोल के लिए ऑडिशन दिया था। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर हेनरी कैविल ने भी इस रोल के लिए ऑडिशन दिया था, बट यहाँ पर हेनरी कैविल का दावा है कि उन्होंने इस रोल के लिए कभी ऑडिशन नहीं दिया था, बल्कि यहाँ पर उन्होंने जोसेफ McG निकोल के लिए किसी और रोल के लिए ऑडिशन दिया था। लेकिन सवाल अब भी उठता है कि ब्रैंडन रूथ को इस रोल के लिए आखिर क्यों चुना गया था। एक तो सबसे बड़ा रीजन यही था कि वो बेसिकली क्रिस्टोफर रीव की तरह दिखते थे। वहीं पर दूसरी ओर ब्रायन सिंगर के साथ एक मीटिंग के दौरान ब्रैंडन रूथ ने बहुत ही ऑकवर्डली टेबल पे रखी हुई कॉफी स्पिल कर दी थी और इसके चलते वो काफी ज्यादा पैनिक हुए थे। शायद यहाँ पर ब्रायन सिंगर को पॉसिबली उनके अंदर क्लार्क कैंट की छवि दिख गई, जिसके कारण उन्होंने उन्हें वहीं पर हायर कर लिया। 1978 की सुपरमैन मूवी के अंदर जॉर-एल यानी सुपरमैन के पिता के रोल के लिए यहाँ पर मार्लन ब्रैंडो को चुना गया था। लेकिन जिस समय तक ये मूवी रिलीज हुई थी उस समय तक मार्लन ब्रैंडो इस दुनिया में नहीं थे, जिसके कारण यहाँ पर CGI का इस्तेमाल किया गया और यहाँ पर कई सारे मार्लन ब्रैंडो के पुराने फुटेज और ऑडियो का इस्तेमाल किया गया। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनके लाइकनेस को यूज करने के लिए यहाँ पर मार्लन ब्रैंडो की फैमिली से उन्हें परमिशन लेना पड़ा था, जो उन्हें फाइनली मिल भी गई और यहाँ पर फाइनली उनके डिजिटल अवतार का इस्तेमाल करके इस कैरेक्टर को दोबारा जिंदा किया गया। इस मूवी की फिल्मिंग को प्राइमरली ऑस्ट्रेलिया के अंदर फिल्म किया गया था, जहां पर कई सारे साउंड स्टेजेस और स्टूडियोज का इस्तेमाल किया गया था, जहां पर एक्चुअली सुपरमैन के कैंसस में घर को क्रिएट करने के लिए यहां पर 7 किलोमीटर जितना लंबा कॉर्न फील्ड एक्चुअली नेचुरली उगाया गया था, जो 37 एकड़ में फैला हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये नहीं थी, प्रॉब्लम थी इस मूवी सेट पर मौजूद प्रैंकस्टर्स, जिन्होंने अपेरेंटली मूवी के वन ऑफ द सेट से वॉकी टॉकीज चुरा ली थी और यहाँ पर सीन्स के दौरान वो ब्रायन सिंगर को इंटरप्ट करते रहते थे, जहाँ पर वो बेसिकली इसका इस्तेमाल करके सीन शुरू होने से पहले ही एक्शन बोल दिया करते थे, जिसके कारण कई बार कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन सेट पर हो जाया करती थी। इस मूवी के अंदर इंडियन ओरिजिन एक्टर कार्ल पेन का एक बहुत ही छोटा सा रोल था, बट एक्चुअली पूरी की पूरी कहानी के अंदर उनके कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, जिसे एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं किया गया था।
मूवी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि सुपरमैन धरती से एक्चुअली 5 सालों तक गायब था और उसके सबसे बड़ा रीजन यही कैरेक्टर था, जहां पर ये बेसिकली डेली प्लेनेट की साइंस रिपोर्ट टीम का हिस्सा था और एक्चुअली लेक्स लूथर के ब्राइब करने के बाद उसने एक्चुअली एक फॉल्स रिपोर्ट पब्लिश की, जहां पर उसने इस बात को क्लेम किया था कि क्रिप्टोनियंस अब भी सरवाइव कर रहे हैं, जिसके चलते सुपरमैन को स्पेस में जाने का इंस्पिरेशन मिलता है। इसी दौरान यहाँ पर लेक्स लूथर बेल में वापस भी चला आता है और अपने पुराने स्टाइल में लौट जाता है, जिसके कारण ये कैरेक्टर लेक्स लूथर के साथ हो जाता है। इस मूवी का पर्टिकुलर क्लाइमैक्स सीन बहुत ही ज्यादा इंटेंस था, जहाँ पर एक्चुअली बहुत सारा वीएफएक्स तो यूज किया ही गया था, लेकिन यहाँ पर पानी का भी काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया था, जहाँ पर 3 भर के बड़े टैंक्स का इस्तेमाल किया गया था। बस प्रॉब्लम ये थी कि इतने पानी का करना क्या है, इसे पहले नहीं सोचा गया था, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही थी एक्टर्स के लिए। इसी के चलते यहाँ पर 3 हफ्ते का ब्रेक लेके डिसाइड किया गया कि एक्चुअली सीन होने क्या वाला है। 2001 का अमेरिका का 9/11 वाला इंसिडेंट भी पहले इस मूवी के अंदर मेंशन किया जाना था, जहां पर अपेरेंटली इस सीन के स्क्रिप्ट को भी तैयार किया गया था, लेकिन इसे शूट नहीं किया गया था और यहां पर एक्चुअली सुपरमैन को ग्राउंड जीरो पर लोगों को रेस्क्यू करते हुए दिखाया जाता। बात करें अगर इस मूवी के विजुअल इफेक्ट्स की, तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर 1400 विजुअल इफेक्ट शॉट्स थे, जहाँ पर प्राइमरली सोनी पिक्चर की इमेज वर्क स्टूडियोज ने काम किया था। जहाँ पर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था वो सीन जहाँ पर सुपरमैन बोइंग 777 को कैच करके बेसबॉल पार्क में लैंड कराता है, जहाँ पर एक्चुअली कई सारे एक्स्ट्रास को क्रिएट करना पड़ा था। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मार्लन ब्रांडो को सीजीआई रूप से क्रिएट किया गया था, यहाँ पर एक्चुअली रिदम एंड ह्यूज स्टूडियोज का इस्तेमाल किया गया था। अब भले ही आप इसे पसंद करते हो या ना करते हो, बट कुछ सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद थी। उनमें से एक थे रिचर्ड ब्रैंसन, जिन्होंने इस मूवी के अंदर एक्चुअली अपना कैमियो भी दिया था, जहां पर वो एक बहुत ही छोटे से टाइम के लिए एक एस्ट्रोनॉट के रूप में भी नजर आए थे। वहीं पर डायरेक्टर क्विंटिन टैरेंटिनो को भी ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई थी और अपेरेंटली उन्होंने इस मूवी के लिए 20 पेज का रिव्यू भी लिखा था, लेकिन उन्होंने उसे कहीं पब्लिश नहीं किया। IMAX 3D आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, बट एक्चुअली शायद आपको नहीं मालूम होगा कि इसकी शुरुआत करने वाली सबसे पहली मूवी यही थी जिसने इस तरह के फॉर्मेट के साथ एक्सपेरिमेंट किया था और इसका एक बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल साल 2009 में जेम्स कैमरन की अवतार मूवी ने किया। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सुपरमैन को धरती पर लैंड करते हुए, बट एक्चुअली ये ओरिजिनल मूवी की शुरुआत नहीं होने वाली थी और ओरिजिनली हमें सुपरमैन को एक्चुअली एक क्रिप्टोनियन शिप के अंदर एंटर करते हुए दिखाया जाता, जो बेसिकली उसी सेम क्रिस्टल फॉर्मेट से बनी होती जिससे फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड बनी थी। अपेरेंटली इस सीन को बनाने में तकरीबन $10 मिलियन तक का खर्चा आया था, लेकिन इस सीन को थियोरेटिकल वर्जन से काट दिया गया। साथ ही साथ इस मूवी को छोटा करने के लिए इस मूवी से तकरीबन 15 मिनट तक के सीन को हटाया गया था। बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की, तो इस मूवी को लगभग $223 मिलियन के बजट पर बनाया गया था, जिस बजट पर इसने सिर्फ और सिर्फ $391 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए, जो बेसिकली एक बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं मानी जाती, क्योंकि अपेरेंटली इस मूवी को 90 से डेवलप किया जा रहा था और इसके टोटल कॉस्ट को $263 मिलियन के बराबर भी माना जा सकता है। इसके ऊपर से यहाँ पर $100 मिलियन का मार्केटिंग बजट भी इंक्लूड किया गया था, जिस पर इसके $391 मिलियन की टोटल कमाई बहुत ही नेग्लेजिबल साबित हुई। लेकिन अगर ये मूवी हिट हुई होती तो तब इस मूवी का सीक्वल जरूर आया होता, जहां पर एक्चुअली मूवी के रिलीज होने के 4 महीने बाद ही स्टूडियो ने इस बात को अनाउंस कर दिया था कि वो इस मूवी का सीक्वल जल्दी ही लाने वाले हैं और ऑलमोस्ट सारे के सारे कास्ट और क्रू भी अपने रोल में वापस आने वाले थे। बट मूवी के लॉसेस को देखकर वार्नर ब्रोस की हिम्मत नहीं हुई। अपेरेंटली वार्नर ब्रोस एक्चुअली $500 मिलियन के कलेक्ट होने का इंतजार कर रहा था, जो कभी हो ही नहीं पाया। और अगर ऐसा होता तो मार्च 2008 से इस मूवी की फिल्मिंग चालू हो जाती और ये कहानी बेसिकली दूसरे ऑफ सेटल्ड क्रिप्टोनियंस को धरती पर इंट्रोड्यूस करने की होती, पर ये कभी हो ही नहीं पाया। इसके अलावा यहाँ पर जस्टिस लीग मॉर्टल नाम की मूवी को भी इंट्रोड्यूस किया जाना था, जिसके अंदर एक अलग प्रकार के सुपरमैन को इंट्रोड्यूस किया जाता, लेकिन वो मूवी भी नहीं बन पाई। इवेंचुअली ब्रैंडन रूथ के सुपरमैन को बहुत सालों बाद एरोवर्स के एक अल्टरनेट किंगडम कम वाले सुपरमैन के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया।
सो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप इस मूवी के बारे में और क्या क्या जानते हैं, और आप इस चैनल पर और क्या क्या देखना चाहते हैं। वैसे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही ऑसम वीडियोस लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।